पहले भाग की तरफ मैं शुरू कर रहा हूं, जिसमें शब्द विचार और कारक। वैसे तो पुख्ता जब मंजिलें ऊपर बनाया जाता है तो सबसे पहले पुख्ता मजबूत होना चाहिए, उसके बाद ही हम कई मंजिलें उसके ऊपर खड़ा कर सकते हैं। तो पुख्ता मौजूद करने के लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। भाषा को काबू में लाने के लिए, साहित्य को काबू में लाने के लिए हमें व्याकरण की बहुत आवश्यकता होती है। इस पहला उपन्यास में मैं शब्द विचार एवं कारक के बारे में मैं विस्तार से आपको जानकारी दूंगा, जिससे बोर्ड परीक्षा में, द्वितीय बोर्ड परीक्षा में लगभग 4 अंक उसमें आ सकते हैं। विषय के बाद में उस विषय से संबंधित प्रश्न कैसे किया जा सकता है, उस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से दिया जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं व्याकरण के बारे में 2 बातें करूंगा। व्याकरण क्या काम कर सकता है? बहुत सारे लोग व्याकरण पढ़ने से क्या फायदा, ऐसे भी कुछ सवाल आ जाते हैं। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। जैसे व्याकरण पढ़ने से आदमी की भाषा में कोई गलती नहीं हो सकती। जैसे आदमी को, इंसान तो संसार में सबसे सुंदर प्राणी है, लेकिन फिर भी अपने आप को सुंदर करने के लिए आईने के सामने जाता। पकवान को स्वादिष्ट बनाने के लिए कई प्रकार के रस माने जाते हैं। वैसे साहित्य को शुद्ध और स्वरूप देने के लिए, शुद्ध स्वरूप देने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। जैसे संसार में बहुत बड़े बंगले होते हैं, एक से बढ़कर एक इमारत, कई मंजिल इमारत है, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 10 मंजिल, जैसी भी हो, लेकिन उस मंजिल, उस मकान को, उस बंगला को एक छोटा सा कंपाउंड होता, लगभग 4 से 5 फीट। उस कंपाउंड को एक छोटा सा मुख्य द्वार होता, उस मुख्य द्वार को एक छोटा सा ताला लगाया जाता। इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा इमारत, इतनी बड़ी इमारत है जिसमें हजारों लोग रहते हैं। उस इमारत के आसपास 4-5 फीट का एक कंपाउंड होता है और उस कंपाउंड के बीच में लगभग 5 से 6 फीट का एक मुख्य द्वार होता है। उस मुख्य द्वार में एक छोटा सा ताला लगा, उस द्वार में छोटा सा ताला। अब ये ताला क्या काम करा? आप जानते हैं, जिस मकान में मालिक होता है, वो मालिक उस बड़े से इमारत को, इस छोटे से द्वार को एक छोटा सा ताला लगाता। ये ताला उस मकान की, इस बंगला का, ये जो इमारत है, इसकी सुरक्षा कवच। उस मालिक को मालूम है कि मैं अपने बंगला को, अपनी इमारत को ताला डाल दिया। ये ताला क्या करा? उस इमारत की सुरक्षा करा। वैसे व्याकरण, विविध भाषाओं से भरा हमारा देश, अपनी भाषा को, भाषा की जैसे इमारत को सुरक्षा दे रहा एक ताला, वैसे हमारी भाषा का सुरक्षा कवच हमारा व्याकरण। जब हम बात करें हजारों लोगों के सामने, हमारे तरफ कोई उंगली ना उठा सके कि ये फलाना व्यक्ति हम गलत बात करा। इसलिए व्याकरण बहुत बड़ा है। व्याकरण हमें थोड़ा सा जानकारी लेना चाहिए। पहली कक्षा है, पहला उपन्यास मेरा थोड़ा सा पुख्ता मैं मजबूत करना चाहता, इसलिए व्याकरण का थोड़ा सा परिचय दूंगा, जिसमें जैसे अपनी भाषा को शुद्ध स्वरूप देने के लिए व्याकरण की जरूरत है। जिसमें सबसे पहले, ऐसे तो पुख्ता जैसे शुरुआत जाएंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार और पद विचार आते हैं। जिसमें वर्ण विचार तो मैं प्रथम पीयूसी कक्षा में मैंने आपको विस्तार से बता दिया, लेकिन अब सबसे पहले मैं द्वितीय सेकेंड ईयर में, जिसमें शब्द विचार से मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले शब्द विचार। जैसे शब्द में 2 प्रकार होते हैं सामान्य तौर से, व्यावहारिक रूप से, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। जिसमें शब्द में उसके 2 प्रकार होते हैं, सार्थक, निरर्थक। जिसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग और निरर्थक शब्दों का प्रयोग हमारा रोजाना चलता रहता है। जिसमें जिसके पास शब्द भंडार होता है, वो व्यक्ति अपने भाषा को शुद्ध रूप से और लगातार बोलते रहता है, जिसमें उसके बोली में कोई रुकावट नहीं आ सकती। शब्द भंडार हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले किसी भाषा को अपने हाथोटी में रखने के लिए, अपने काबू में रखने के लिए हमारे पास शब्द भंडार अधिक होना चाहिए। जिसमें शब्द भंडार में, जैसे शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं? शब्द उसे कहते हैं जिसकी परिभाषा वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं।
किसी भी भाषा के वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ हो। ऐसा नहीं कि जिसमें सभी शब्दों का अर्थ हो, हमें ये नहीं चाहिए। जिसमें ऐसे कुछ शब्दों का हम रोजाना व्यवहार के जीवन में उपयोग करते हैं जिनका अर्थ होता है, जिनका अर्थ नहीं होता, जिन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अगर निरर्थक शब्द हम नहीं बोले तो हमारी भाषा रुकावट आती है, हमारी भाषा में वो शुद्धता और रुचि यहाँ पर उपस्थित नहीं होता। जिसमें सार्थक शब्दों के साथ साथ निरर्थक शब्दों का भी हमें प्रयोग करना पड़ता है। अब निरर्थक शब्दों का प्रयोग हम कब करते हैं हमें मालूम नहीं होता। जैसे लेकिन दिनचर्या में सुबह से शाम तक कई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, फिर भी हम हमारी भाषा चलती रहती है। जैसे उदाहरण के लिए हम जब जैसे घर से बाहर आए, 1 घंटे 2 घंटे के बाद हम जब घर वापस गए, जाने के बाद हम देखते हैं, जैसे पूछते हैं जब तक हमारा मित्र या कोई अतिथि घर पे आए हुए, और जैसे हम जाते हुए पूछे जैसे भाई कब आए, अतिथि बोले जैसे या मित्र बोले मैं आकर लगभग घंटा 2 घंटे हो गए, दोपहर हो गया, बस तुम्हारा इंतजार करते बैठा हूं। लेकिन जैसे ही उसे बात करते ही आप बोले जैसे आकर दोपहर हो गए, कम से कम चाय भी पीना था, पानी भी नहीं पिए। अभी पानी भी नहीं चाय वाय, ये शब्दों के अर्थ आप समझ होंगे। जैसे चाय के साथ भी लगा दिया, पानी के साथ, जैसे पानी भी नहीं चाय भी। अब चाय ठीक है, वी क्या है, पानी ठीक है, वी नहीं क्या है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं, पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो कोई भी हो, जैसे ऐसे निरर्थक शब्दों का हमें दिनचर्या में कई प्रकार से प्रयोग करना पड़ता है। अगर प्रयोग नहीं किए तो हमारी भाषा जो रफ्तार है उसमें रुकावट आ सकती है। इसलिए मैंने जैसे बताया, जैसे सार्थक शब्दों के साथ साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें निरर्थक शब्दों के बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे सार्थक के साथ साथ जैसे मैंने कहा 2 प्रकार बताए, जैसे 2 उदाहरण दिए, जैसे चाय भी पिया, पानी भी नहीं पिया। उसके साथ साथ अन्य घरों में, अन्य भाषा में सबके घर में चलता है, जैसे माँ बाप बोलते हैं जैसे रोटी वीटी खा, भाई रोटी ठीक है, वी ठीक है, चाय भी पी ले, ठीक है, चाय ठीक है, वी क्या है, बिस्किट गिस्किट खा, ये बिस्किट ठीक है, गिस्किट क्या है। आप जानते नहीं, जिससे हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो अनपढ़ जैसे ऐसे निरर्थक शब्दों का लगातार प्रयोग करते रहता है, इसलिए हमारी भाषा में रफ्तार आ जाती है। अगर हमारी भाषा में अगर निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किए तो शायद हो सकता है हमारी भाषा में कुछ कमी महसूस हो, या हमारे भाषा के रफ्तार को धीमी गति आ जाएगी, रुक रुक कर बात करना पड़ता है। आप जानते जैसे ये बात जैसे छोटी घरों में हो गया, लेकिन बाहर भी हम व्यवहारिक रूप से बाजार हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, कहीं पर भी जाए आप, बड़े बड़े लोग भी ऐसे शब्दों का, निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति बस स्टैंड के पास ठहरा हुआ, बस स्टैंड में ठहरा है, और दूसरा भागते भागते आ गया, उसे देर हो गया जाने से लिए, और आते उसने पूछा कि भाई बस विस गया, बस विस गया क्या, ये बस ठीक है, विस क्या है। आप जानते जैसे बस विस गया क्या, उसके मुंह से शब्द अचानक निकल गया, बस विस गया, बस गया ठीक है, विस क्या है। आप जानते जैसे ये वास्तव में जैसे बस विस क्या है, रोटी गीटी चाय भी। आप जानते जैसे कर्नाटक में तो बहुत सारे, जैसे हम कर्नाटक रहने वाले, कर्नाटक में बोलते हैं, जैसे कन्नड़ा में बोलते हैं, जैसे जब आदमी कोई खांसता है, सामान्य तौर से मित्रों के बीच में हो, घर में हो, अतिथि के बीच में जब आदमी खांसने लगता है तो शायद उसे बोलते हैं तुप्पा गिप्पा तिंदेनप्पा, ये तुप्पा गिप्पा के, तुप्पा ठीक है, गिप्पा के। आप जानते जैसे ऐसे निरर्थक शब्दों का प्रयोग हमें लगातार करना पड़ता है। तुप्पा गिप्पा तिंदेनप्पा करना समझते हैं आप, जैसे तुप्पा गिप्पा, तुप्पा ठीक है, घी, गिप्पा क्या है। ये निरर्थक शब्द हमारे शब्दों में आते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए जैसे शब्दों का हमारे पास भंडार होना अनिवार्य है। इसलिए शब्द का जैसे थोड़ा सा शब्द में हमारे भाषा को या हमारे शब्द भंडार को और ऊंचे स्तर पर लेके जाने के लिए, उसे रफ्तार देने के लिए हमें शब्द के बारे में और 2-4 प्रकार से पढ़ना चाहिए। शब्द के जैसे सबसे पहले तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा जिसे देशित, और चौथा विदेशी। आप जानते जैसे शब्द के इन प्रमुख अंगों को हमें हमारे रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए, तेज देने के लिए, शब्द को या हमारे भाषा को रफ्तार देने के लिए हमें इन शब्द के बारे में तत्सम, तद्भव, देशित और विदेशी, इन चारों प्रकार का हमें अध्ययन करना पड़ता है। इन चारों का भी प्रयोग करना पड़ता है। अगर इन चारों का प्रयोग हम नहीं किया हमारी भाषा में, तो हमारी भाषा की रफ्तार धीमी हो जाएगी और हमारी भाषा में कोई ना कोई कमी दिख सकती है। इसलिए हमारी भाषा के ऊपर काबू पाने के लिए, भाषा को मुट्ठी में रखने के लिए ऐसे शब्द भंडार को हमारे पास रखना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, जैसे तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशित और विदेशी,
इन चारों शब्द प्रकार से हमारे पास भंडार है, तभी तो हमारी भाषा लगातार चलती है। आप जानते हैं जिससे तत्सम शब्द होते हैं जिसका प्रयोग हम करते हैं, तत्पर शब्द है उसे भी हम प्रयोग करते हैं, देशी शब्द है वो भी प्रयोग करते हैं, और विदेशी है वो भी प्रयोग करते हैं। जैसे तत्सम शब्द उन्हें कहते हैं जैसे जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। मूल मतलब जैसे ओरिजिनल, जो पहले से परंपरा से चलते आ रहे हैं उसे मूल बोलते हैं। परंपरा से जो अपने एक भाषा से दूसरी भाषा में जैसे कि वैसे प्रयोग किया जा रहा। जैसे तत्सम शब्द जैसे संस्कृत के जो मूल शब्द है अपने मूल रूप में अन्य भाषा में जो प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम कहते हैं। मैं फिर एक बार बता रहा हूं आपको, जैसे तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में अन्य भाषा में जो प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे वो शब्द कन्नड़ भाषा में हो, हिंदी में हो, उर्दू में हो, मराठी में हो, मलयालम में हो और कहीं पर भी प्रयोग किया जाता, स्वयं संस्कृत में भी हो। वो जो शब्द किसी भी भाषा में जाने के बाद अपना मूल रूप नहीं छोड़े उन्हें तत्सम बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप जा सकते हैं संस्कृत के शब्द हम कौन से प्रयोग करते हैं सर हमें मालूम नहीं, लेकिन तत्सम शब्द का प्रयोग हमें करना पड़ता है। जगह जगहों पर उसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। वास्तव में एक तत्सम शब्द जैसे मैं आपको बता, जैसे जल, ये संस्कृत का शब्द है, आप हिंदी में प्रयोग करो उसे जल बोलते हैं, कन्नड़ में प्रयोग करो जल बोलते हैं, मराठी में प्रयोग करो जल बोलते हैं, अन्य भाषा में प्रयोग करो जल ही बोलते हैं। ये संस्कृत का शब्द जो है अन्य भाषा में जाने के बाद अपने मूल रूप में जो प्रयोग होता है उसे बोलते हैं तत्सम। अगर जैसे जल है, अग्नि है, उष्ण है, ओंठ है, नयन है, चक्षु जिसे बोलते हैं, हस्त है, समझ गए ना, उष्ण है, अश्व है, श्वान है, ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम अन्य भाषा में हिंदी में प्रयोग कर सकते हैं। वो तत्सम शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द में मूल रूप में अन्य भाषा में जो प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम बोलते हैं। आप जानते हैं सर, आप बोल सकते हैं जैसे इन शब्दों का हम क्यों प्रयोग करें, लेकिन कई समय ऐसे होते हैं, कई संदर्भ ऐसे आते हैं हमें तत्सम शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं जैसे तत्सम शब्दों को वास्तव में जैसे आप जैसे क्या कहते हैं, विवाह मंडप है, विवाह मंडप में जैसे आप जानते हैं जैसे हिंदू समाज धर्म में जैसे पवित्र यज्ञ चलाते हैं, यज्ञ और समझ गए यज्ञ चलाते हैं जिसमें शादी में जैसे मंडप में बैठने के बाद जैसे वहां पर आग शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। शादी के मंडप में बैठकर होम के सामने बैठने के बाद आप जानते हैं जैसे पंडित ने कहा कि जैसे दूल्हे को लेके आओ, आग लगाओ होम में, यज्ञ में आग लगाओ बोलते ही जैसे वो बोलेगा कि दूल्हा बोलेगा शादी से पहले आग लगा रहे, शादी के बाद फिर और क्या करेंगे मालूम नहीं। आप जानते हैं जैसे ऐसे पवित्र जगहों पर, पवित्र स्थानों पर हमें आग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए हमें आप जानते जैसे अग्नि शब्द का प्रयोग हमें वहां पर करना चाहिए। यज्ञ में अग्नि प्रकट करो, अग्नि शब्द जैसे ये संस्कृत का मूल रूप है उसे तत्सम शब्द बोलते हैं। आप जानते जैसे चल है दूसरा, आप जानते जैसे गंगा जैसे बहुत भारत में पवित्र मानी जाने वाली नदी गंगा नदी से जाकर जैसे आप जानते जैसे हिंदू धर्म के अनुसार गंगा नदी को एक महान और पवित्र नदी माना जाता है। उस नदी में जाकर जैसे वहां का जैसे गंगा से जो जल भरकर लाते हैं, आप जानते जैसे उस जल को जल ही बोलना पड़ता, गंगा का पानी हम नहीं बोल सकते, गंगा का तीर्थ या गंगा जल, जल का प्रयोग वहां पर करना पड़ता। गंगा का पानी बोलते ही सामने वाला अनर्थ कर बैठता है, उसका अर्थ विपरीत निकलता है, वो हास्य में बदल सकता है। गंगा का पानी आप जानते, इसलिए गंगा जल, यज्ञ में अग्नि, आप जानते इससे ये सभी ऐसे शब्दों ऐसे समय पर हमें क्या करना पड़ता है जैसे वास्तव में तत्सम शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। अगर तत्सम शब्द उस समय पर हमारे पास नहीं होते तो हमारी भाषा में कमी महसूस होती है, हमारी भाषा रुकावट आ सकती है। इसलिए जैसे क्या कहते हैं तत्सम शब्द ये हो गए। जैसे कई समय पर ऐसा होता है जैसे क्या कहते हैं कई महान आत्मा, महान आदमी, जब साधु संत, बड़े बड़े साधु संत जब अपने प्राण त्याग देते हैं शरीर से, उस समय मर गया नहीं बोलते, आप जानते जैसे या पार्थिव, जैसे लाश नहीं बोलते, वो क्या बोलते जैसे पार्थिव शरीर, पार्थिव। आप जानते हैं जैसे वास्तव में ये शब्द होते हैं, ऐसे कुछ समय पर हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना पड़ता है, तभी तो हमारी भाषा भंडार, हमारा जो भाषा भंडार है या हमारी बोलचाल की भाषा है वो रफ्तार और तेजी से पकड़ सकती है। आप जानते हैं जैसे उसके बाद जैसे तद्घोषक शब्द हो गया। अब उधर में जैसे परिभाषा उसके मैंने बताया जैसे संस्कृत के मूल शब्द अन्य भाषा में जो प्रयोग होते हैं उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं
तत्सम शब्द बोलते हैं। वैसे ही तद्भव शब्द, तत्सम और तद्भव ये एक सिक्के के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू। जैसे सिक्का उड़ाने के बाद एक तो चित एक तो पट, या दोनों एक साथ। जैसे आप जानते हैं तत्सम और तद्भव, तत्सम का विपरीत रूप तद्भव हो सकता है। जैसे जल का बना पानी, अग्नि का बना आग। आप जानते हैं संस्कृत शब्द जैसे अश्व बोलते हैं, श्वान बोलते हैं। जैसे अश्व का हो गया घोड़ा, श्वान का हो गया कुत्ता। आप जानते हैं अब कभी कभी क्या होता है, समय रात के समय में हमें तत्सम शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आप बच्चे बोलेंगे सांप चारा, सांप चारा। माँ बोली बेटा सांप नहीं कहना, सर्प। ये सर्प जो है तत्सम हुआ, सर्प से सांप में जो परिवर्तन हुआ वो तद्भव हुआ। आप जानते हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया तत्सम और तद्भव दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। जैसे सांप का, सर्प का सांप बना, अश्व का घोड़ा बना, श्वान का कुत्ता बना, अग्नि का आग बना, जल का पानी। आप जानते हैं उसके साथ साथ ये दो प्रकार तो हो गए, भाषा भंडार में शामिल हो गए। उसके साथ साथ जैसे ये तो आगे संस्कृत शब्द से हमने लिए, हमारी भाषा को तेज रफ्तार दिए, हमारी भाषा को शुद्ध बनाए, सुंदर बनाए। जिससे क्या कहते हैं, हमारी भाषा को रफ्तार से सबके सामने रख दिए। लेकिन उसके साथ साथ ये दोनों काफी नहीं, इसके साथ साथ देशी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संस्कृत के तो हम दूसरों से ले लिए, अन्य भाषाओं से हमने शब्द लिया हो गया, लेकिन देशी शब्द जो होते हैं हमें परिस्थिति और समय हमारे अपने आप से इन शब्दों का उत्पत्ति कराता है। जैसे समझ गया, देशी शब्द आप ध्यान से सुनिए। जैसे देशी शब्द उन्हें बोलते हैं जैसे समय और परिस्थिति के अनुसार जो शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों का जो उद्भव होता है या शब्द प्रकट होता है, उसे बोलते हैं देशज। या ना संस्कृत से आया, ना अंग्रेजी से आया, ना उर्दू से आया, ना फारसी से आया, ना अरबी से आया, या अन्य जापान से आया, जर्मनी से आया, या चाइनीज, किसी अन्य भाषा से नहीं। वो शब्द कैसे होता, अपने आप समय और संदर्भ के अनुसार ये शब्द का अपने मुख से, अपने मन से वो प्रकट होता है। उसकी उत्पत्ति होती है, नई उत्पत्ति समय के साथ, संदर्भ के साथ। वस्तु को देखते ही हमारे मुंह से फट बोल के आता है। इसीलिए क्या कहते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं मेरे मुंह से फट। फट ही क्या हुआ, मैंने दूसरी भाषा का सहारा लिया। इसलिए जैसे बोलते हैं तत्सम हुआ, तद्भव हुआ, उसके बाद देशी शब्द। आप देशी शब्द जानते हैं, जैसे मैंने बताया कि जैसे समय और संदर्भ के साथ शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों की उत्पत्ति होती है। कैसे होता है, जैसे आप जान सकते हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले एक उदाहरण दिया था कि एक पढ़ा लिखा आदमी बस स्टैंड में आ गया और वहां जो खड़ा था उस इंसान को पूछा, भागते 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 आया, क्योंकि उसको जाना था, देर से आया बस स्टैंड में, और पूछ लिया भाई बस गया क्या। वो बोला जैसे बस विश गया क्या, मैंने बताया था बस विश दोनों मैंने प्रयोग किया था। बस क्या हुआ, सार्थक शब्द हुआ, विश क्या हुआ, निरर्थक हुआ। अगर निरर्थक शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते तो हमारी भाषा का रफ्तार जो है वहीं पर धीमी हो सकती है। इसलिए क्या कहते हैं, जैसे बस विश गया क्या, वो आदमी बोला बड़ बोल क्या हो गया, फिर घबरा कर बोला ऐसे कैसे गया। अब ऐसे कैसे गया बोले तो आप हाथों नहीं कर सकता, इशारा नहीं कर सकता। वो बोला सर आया भर गया, सर आया भर गया। ये सर भर जो शब्द है ना संस्कृत के हैं, ना अंग्रेजी है, ना जापानी है, ना जर्मनी है, और कोई कन्नड़ा है या मराठी है, और किसी अन्य भाषा से नहीं। ये कैसे हुआ, वो समय और संदर्भ जो है ना, वो शब्द का उत्पत्ति और प्रकट हो गया, सर भर गया। अब बस सर भर गया। आप जानते जैसे छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं, वो बोलते जैसे सांप आता घर में, सांप आते जैसे, फिर बोले जैसे सांप को देखते बच्चा डर के भाग गया, और बोला जैसे माँ माँ सांप गया, माँ आई भागते हो घर में, और देख बोली कहाँ है कैसे गया। अब कैसे गया बोले तो वो बच्चा सांप के जैसे तो नहीं जा सकता। फिर ऐसे शब्दों पर कौन सी भाषा का हमें निर्माण करना चाहिए, कौन सी भाषा का सहारा होना चाहिए। सांप कैसे गया, अब अंग्रेजी भाषा में कोई है शब्द, या उर्दू से हमें कोई सीखना पड़ता है क्या, संस्कृत से कोई सीखना पड़ता है, या अन्य कन्नड़ भाषा से सीखना पड़ता है हमें। अब इन्हें में बोलना है कैसे गया, जैसे उस बच्चे के मुंह से आया सांप कैसे गया, सर गया। कैसे गया, सर। ये सर जो शब्द है, ये सर जो बोलने का शब्द है, ये अन्य भाषा का सहारा नहीं है, ये अपने आप समय के साथ, संदर्भ के साथ उस शब्द का उत्पत्ति हो गया। इसलिए बोलते हैं देशी शब्द। ऐसे बहुत सारे आप जानते हैं, वास्तव में हर समय पर मैंने बताया, चुप दो एग्जाम्पल दे दिया। बस कैसे गया, सर भर गया, सर आया भर गया, और सांप जैसे शुरू गया। और मेंढक बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मेंढक आता, मेंढक पानी से बाहर गया और छलांग लगाते चला गया। आप जानते जैसे फिर बच्चे क्या बोलेंगे, अरे मेंढक गया, भागा भागा, कैसे भागा, नाचते गया, उड़ते गया, कैसे उड़ा, टन टन टन। ये टन टन जो शब्द है, ये टन टन शब्द कौन सा है, अंग्रेजी, संस्कृत है, मराठी है, या कन्नड़ है। ये तो समय के साथ अपने मन से उत्पन्न हो गया। सांप कैसे गया हमें मालूम है, सर गया। मेंढक कैसे गया, सर गया, हम नहीं बोल सकते। या सांप कैसे गया, टन 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 गया।
समझिए ना। आप जानते हैं जैसे जो परंपरा से शब्द आ रहे हैं, आप जानते हैं समय के साथ हमें देखा गया वो समय के साथ उत्पत्ति होने वाले देशी शब्द बहुत महत्व होते हैं, क्योंकि जैसे ना हमने किसे सीखा है, किसे सुना है, ना किसे देखा है, बस वो समय और संदर्भ उस वस्तु को देके वो समय हमें समझाए जैसे इस वस्तु के लिए इस शब्द का प्रयोग कौन सा है, फट बोल के हमारे मुंह से उत्पत्ति हो गया और शब्द को हमने बोल दिया। जैसे मैंने बताया बस कैसे गया, सर गया, भर गया। अब जानते जैसे मेंढक कैसे गया, टन टन उठते गया, सांप कैसे गया, सुरु गया। अब जानते जैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें देशी शब्दों में करना चाहिए। जानते जैसे वास्तव में क्या कहते हैं, दीपावली होता है, शादी विवाह जुलूस होता है, आप जानते वहां पर तो जैसे आतिशबाजी या जोरजोशी उड़ाया जाता, जोरजोशी उड़ाया जाता, उस समय पर अगर हमारे पास देशी शब्द नहीं होते तो शायद हम उस आतिशबाजी का आनंद नहीं उठा पा सकते। जैसे बोलते बच्चे तो बोले जैसे जब आतिशबाजी उड़ गया हवा में तो बच्चों के मुंह से आता डम। ये डम जो शब्द है ये अन्य भाषा से नहीं हुआ, उस समय उस परिस्थिति को जन्म दिया, वो शब्द हमारे मुंह से आ गया कि आतिशबाजी कैसे ढम उड़ गया, ढड़ उड़ गया। आप जानते जैसे फिर घर में बोलते बच्चा पिताजी बस घर में चाय पीते बैठे थे सुबह सुबह, छोटा बच्चा रोते आए फिर पिताजी बोले क्यों रो रहा है बेटा, फिर छोटा बच्चा बोला जैसे भैया मुझे मारे। क्या किए, भैया मुझे मारे। कैसे मारे, क्यों मारे, किस लिए मारे, सब प्रश्न आ जाते हैं। कैसे मारे, बोले क्यों मारे, ठीक है उसका कोई विषय हो सकता है, उसका कोई बहाना हो सकता है, समझे ना। कैसे मारे ये कोई दिखाने की चीज नहीं। कैसे मारे बोले तो जैसे भाई उसको मारा था वो पिता को नहीं मार सकता और मार के नहीं बता सकता। आ जाते फिर वो बोला बच्चा जैसे कैसे मारे पिता, भाई कैसे मारे, वो बच्चा देशी शब्द का सहारा लिया और बोला भाई ने मुझे फटाफट मारा, गाल पे फटाफट। ये फटाफट जो शब्द है, रफा फटाफट, आप जानते ना ये रफा रफ फटाफट जो शब्द है देशेज, ये समय के साथ उत्पत्ति होते हैं। इसलिए देशी शब्द बस जितने भी हजारों आप उदाहरण दे सकते हैं। अगर शब्द समझ में आया, एक बार विषय को समझ लिए तो अन्य उदाहरण ऐसे हजारों रूप से आप उदाहरण दे सकते हैं। इसलिए जैसे क्या बोलते हैं जैसे देशी शब्द भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। बस काफी आपके लिए इतना ही, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशेज। आप विदेशी शब्द आप जानते जैसे आजकल तो विदेशी शब्दों का बहुत ही बोलबाला है। आप जानते जैसे पढ़ना लिखना आना हो या आता या नहीं आता, वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है मालूम नहीं, आप जान रहे वो सज्जन है दुर्जन है मालूम नहीं, लेकिन विदेशी भाषा का बोलबाला आजकल बहुत है। जो विदेशी भाषा का प्रयोग करता है उसे ज्ञानी माना जाता है, और जो विदेशी भाषा को अपनाता नहीं, जो स्वदेशी है उसे समझ लेना पिछड़ा समझते हैं उसे। इसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, इसे जापानी बोलना नहीं आता, इसे चाइनीज बोलना नहीं आता। आप जानते इसे ये तो केवल मात्र राजभाषा बोलता है, राष्ट्रीय भाषा बोलता है। आप जानते वास्तव में ऐसा नहीं, लेकिन विषय को आप जानते जैसे मैं इस समय पर आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। जैसे जो व्यक्ति अपने देश भाषा, देशभक्ति और राष्ट्रभाषा से जो प्रेम करता है वही आगे होता है। आप जानते हैं जैसे वही देश आगे होता है। आप जानते हैं जैसे हमने विदेशी भाषा का प्रयोग करके हम अपने आप को बस अपना जीवन चलाने के लिए काम दिए। अन्य भाषा सीखे तो चाइनीज सीखे, जापानी सीखे, अंग्रेजी सीखे, ऐसे कोई देश उदार नहीं होता। आप जानते हैं जैसे बस अपने रोजी रोटी चलाने के लिए हमने वो काम किया। भाषा कोई ऐसा नहीं माध्यम साधन है, वो भाषा एक साधन है अपने मन के भावों को व्यक्त करने का या प्रकट करने, भावों को प्रकट करने का एक मात्र साधन है। आप जानते हैं जिससे अन्य भाषा बोले तो ज्ञान अलग, कला अलग। ये भाषा बोलना लिखना ये एक कला है, वो ज्ञान नहीं होता। आप जानते हैं जैसे पढ़ना लिखना एक बात करना वो कला है। आप जानते हैं जैसे ऐसे कला को जैसे विदेशी भाषा में जैसे बोलते हैं, जैसे विदेशी भाषा समझ ना। मैं आपको उदाहरण दे रहा था जैसे जापान का मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको गर्व से। आप जानते हैं जैसे जापानी लोग अपने राष्ट्रभाषा को अपनाते हैं, इसलिए तो जापान तरक्की कर चुका है। आज इस भाषा को जैसे जो भाषा हमारे समझ में आता ही नहीं है, उस भाषा में हम बातें किए सामने वाले के समझ में है तो कैसे उसका महत्व मालूम हो जाएगा। आप जानते हैं जैसे ऐसे कस्बों में बहुत होते हैं हमारे देश में, जिससे कस्बों से भरा हुआ हजारों लाखों कस्बे हैं। आप जानते हैं जैसे वो लोग जैसे बस बोलचाल की भाषा अपने गांव की भाषा समझते हैं, अन्य भाषा का महत्व उन्हें मालूम नहीं। अगर स्कूल जैसे आप समझ सकते हैं, गाँव में भी कई कार्यक्रम होते हैं, स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं छोटे छोटे गाँव में। 15 अगस्त बोलो, 26 जनवरी बोलिए, जैसे आप जानते हैं जैसे गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस बोलिए, जैसे छोटे छोटे कार्यक्रमों में बस गांव के कस्बे के लोग जो है अपना काम से थोड़ा सा समय निकालकर वो कार्यक्रम में भाग लेते हैं। आप समझिए जैसे उस समय पर जैसे उस कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस बोलिए या स्वतंत्र दिवस बोलिए, ऐसे समय पर ऐसे अवसर पर जब बाहर से पढ़े लिखे शहरों से कुछ साहब लोग आ गए, आप जानते जैसे सूट बूट पहन के टाई पहन के आ गए
आगे माइक के सामने खड़े हो गए और गांव के जो लोग थे, गवार लोग जैसे अनपढ़ लोग ज्यादा संख्या में, बस स्कूल के सामने प्रांगण में बैठे थे कि बड़े लोग आए, शहर से लोग आए, कुछ बोलने वाले। आप जानते जैसे बैठे ये शहर से जो लोग आए, साहब लोग भाषण शुरू किया, अन्य भाषा में, विदेशी भाषा में प्रयोग किए, अंग्रेजी में भाषण समझिए, अंग्रेजी भाषण देना शुरू किए। कहाँ शुरू किया, कहाँ खत्म हुआ, क्या बोला, लोगों के समझ में आया। खामोश तो बैठे, उनका चेहरा टुकटुकी करते देखते हुए बैठे हुए, लेकिन उनकी भाषा समझ में नहीं आया। जब भाषण समझ में नहीं आया, जब भाषण समाप्त होकर आदमी जब कुर्सी पर बैठा, तब तालियां बजाना शुरू किए। ये भाषण कब शुरू किया, कब खत्म हुआ, क्या बोला, उनके समझ में नहीं आया, बस सुने। आप जानते ये कैसे सुने, एक बात नहीं बोले, बीच में एक टक लगा के देखे, एक टक देख के टकटकी लगा के सुने। आप जानते जैसे ऐसे समय पर जो शहर से आए बड़े लोग होते हैं, जब अन्य विदेशी भाषा में जब बातें किए, जो कस्बों में रहने वाले लोग, आप जानते हैं जैसे वैसे क्या कहना चाहते हैं, उनके समझ में तो भाषा नहीं आई, लेकिन भाषा हमारे देश में ऐसे लोग बहुत ज्यादा संख्या में, जो समझ में नहीं आता उसे महान मानते हैं, जो समझ में आता है उसे महत्व नहीं देते। आप जानते हैं इसलिए जब भाषण समाप्त हुआ विदेशी भाषा में, भाषण समाप्त होने के बाद जब गांव में जा रहे थे, गांव में उनके मित्र जैसे कट्टे दुकान के चबूतरे पर बैठे, दो चार लोग बैठे थे, ये बातें करते जा रहे, भाई आप समय गवा दिया, ऐसा भाषण जिंदगी में कभी नहीं मिलता, स्कूल में क्या भाषण हुआ, इतना बड़ा भाषण हुआ, इतना बड़ा भाषण हुआ। आप जानते फिर वो लोग जो बैठे थे वो आकर खड़े हुए, भाई हमने स्कूल को तो आ नहीं पाए, लेकिन हमें समझाइए कि यह भाषण हुआ क्या, आप क्या समझे, हमें थोड़ा समझाइए। फिर वो लोग एक दूसरे से चेहरे देखने लगे, वो बोले जैसे इतना बड़ा भाषण, इतना बड़ा भाषण, इतना अच्छा हुआ, शहर से लोग आए थे, इतना अच्छा भाषण दिए, इतना अच्छा भाषण दिए, वो क्या क्या बोले अंग्रेजी में हमारे समझ में नहीं आया, बहुत अच्छा भाषण दिए। समझ रहे इस बात को मेरे, हमारे देश में लोग ऐसे हैं जो भाषा समझ में नहीं आता वो बहुत अच्छा है, बहुत भारी है, और जो समझ में आता भाषा वो भारी नहीं है, वो अच्छा नहीं। आप जानते इसलिए बोलते हैं, हमारे देश में कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। आप जानते जैसे घर की मुर्गी का कीमत करना चाहिए, घर की मुर्गी जिंदगी भर साथ देती है। आप जानते हैं बाहर की मुर्गी क्षण के लिए क्षणभंगुर माना जाता है उसे। आप जानते इसलिए मैं क्यों बता दिया, जो लोग अपना बड़प्पन दिखाने के लिए भाषा, मैंने आपको पहले बता दिया, कोई भाषा आने से ज्ञानवान नहीं बनता, भाषा बोलना या लिखना एक मात्र कला है, वो ज्ञान नहीं। समझे आप मेरी बात को, जैसे भाषा पढ़ना लिखना मैंने सीखा है, बस वो कला है, मैं ज्ञानी नहीं हूं। ज्ञान अलग, ये कला अलग। ये पढ़ना लिखना एक मात्र कला है, जैसे विदेशी भाषा हो, संस्कृत हो या मराठी हो, कन्नड़ा हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, अरबी हो, कोई भी भाषा का आप लीजिए, जिसे पढ़ना लिखना आता है, वो ज्ञानी नहीं है, वो एकमात्र कलाकार है। पढ़ना लिखना एक कला है, ज्ञानी बनना ही एक दूसरी बात है। आधा विदेशी भाषा का जैसे, लेकिन फिर भी विदेशी भाषा बोलने के लिए हमें स्कूल जाना, अंग्रेजी माध्यम स्कूल जाना, फारसी स्कूल जाना, वो स्कूल जाना कोई जरूरत नहीं है। आज हमारे देश में 90% लोग विदेशी शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज जैसे विदेशी शब्द जैसे हमें किसी ने सिखाया नहीं, बचपन से किसी ने नहीं सिखाया, चाहे वो अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, जिसे एक अक्षर भैंस बराबर है, एक अक्षर काला भैंस समझो, जिससे एक अक्षर लिखने को नहीं आता, एक अक्षर नहीं पहचानता, लेकिन फिर भी वो इंसान क्या करता हो, विदेशी शब्दों का प्रयोग करता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप जैसे उदाहरण, मैं भी एक एग्जांपल बोल के विदेशी शब्द का प्रयोग किया, समझ आप मेरी बात जैसे, तभी तो मैंने शब्द विचार को बता दिया, तत्सम तद्भव देशन और विदेशी, इन चारों का अध्ययन करने से हमारा शब्द भंडार क्या है, बड़ा बन जाता, और हमारे भाषा में रफ्तार तेजी बढ़ जाती है, जिसमें हमारी भाषा में कोई रुकावट नहीं आता और कोई महकालाल हमारी तरफ उंगली नहीं कर सकता कि फलाना आदमी गलत बात कर रहा। आप जानते हैं जैसे मैंने एग्जाम्पल बोल के मैंने अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया, अगर मेरे पास उस समय पर अगर एग्जाम्पल नहीं आता तो मुझे दूसरी भाषा में वो ढूंढना पड़ता, जिससे उसका जिससे उदाहरण दे रहा हूं, ढूंढना पड़ता है, लेकिन तुरंत जैसे तेजी से शब्द आना मुंह में, वो सबसे बड़ी बात है। अगर जैसे विदेशी शब्द का मैं जिससे बात कर रहा था, एक उदाहरण देने जा रहा था आपको मैं। एक अनपढ़ व्यक्ति समझिए, जैसे अपने गांव से कस्बे से शहर जा रहा, शहर जाकर आया, वापस आने के बाद दूसरा व्यक्ति जो गवाह था, उसका मित्र गांव में, उसने पूछा कहां गया, क्या किया, कैसे गया, कैसे आया। क्या किया उसने, क्या किया, एक 4 प्रश्न पूछा, कैसे गया, कहां गया था, क्यों गया था। उसने शुरू किया, मैं बस में गया, कंडक्टर था, ड्राइवर था, टिकट दिया, अस्पताल गया, डॉक्टर था, नर्स थी, इंजेक्शन दिए, अस्पताल को जाकर वापस आया। आप समझ रहे हैं मेरे भाषा को, इन शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। और एक बार मैं बोलता आपको, जैसे बस में गया, ड्राइवर था, कंडक्टर था, टिकट दिया, अस्पताल गया, डॉक्टर था, नर्स थी, इंजेक्शन दिया, वापस आया। समझ रहे आप, वो आदमी का आवाज है, गड़बड़ है।
अनपढ़, अंगूठा छाप। आप समझे मेरे भाषा पर ध्यान दीजिए। आप मैंने क्या क्या प्रयोग किया शब्दों का? बस, कंडक्टर, ड्राइवर, टिकट, अस्पताल, डॉक्टर, नर्स और इंजेक्शन। अगर मैं इस भाषा जैसे विदेशी शब्दों का सहारा नहीं लेता तो मेरी भाषा में रुकावट आती, मेरी या उस व्यक्ति का। उदाहरण के लिए आप दीजिए, उसके पास हिंदी शब्द नहीं है, बस को क्या बोलते हैं हिंदी में उसको मालूम नहीं, ड्राइवर को क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं, कंडक्टर क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं, अस्पताल को क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं, डॉक्टर को क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं, नर्स को क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं, इंजेक्शन को क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं। ये पूरे कौन से शब्दों का प्रयोग किया? अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करके बेटा। ये कोई अंग्रेजी में पीएचडी नहीं किया, पीएचडी डिलीट नहीं किया, एमफिल नहीं किया। वो मामूली एक भैंस के साथ रहने वाला, दिन से सुबह से शाम तक 24 घंटे जैसे गाय गोरों के बीच में रहने वाला अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करा। अगर उसके पास अंग्रेजी शब्दों का, विदेशी शब्दों का भाषा भंडार नहीं होता तो शायद वो बोलने में आज असमर्थ हो जाता और उसकी भाषा में उसकी जो रफ्तार थी वो रफ्तार धीमे आ जाता और लोग समझते ये गवार अनपढ़ से अनपढ़ है, उसको बात करना भी नहीं आता। आप देखिए जैसे केवल 2 ही शब्द प्रयोग किया हिंदी का, गया आया। ये गया जो आया जो 2 शब्द है उसके बीच में जितने भी आए, बस, कंडक्टर, ड्राइवर, टिकट, डॉक्टर, अस्पताल, नर्स, इंजेक्शन, ये पूरे विदेशी शब्द है। आप जानते जैसे इसीलिए तो हमारे देश में जैसे पूरे संसार में लोग जैसे अन्य भाषाओं का सहारा लेके, अन्य भाषाओं से शब्दों का सहारा लेके अपनी बोलचाल की भाषा शुरू कर देते हैं। और वरना आज में शब्द भंडार जैसे शब्द के जैसे तत्सम, तद्भव और देशी विदेशी अगर आप जैसे मैंने बताया था तो शायद इसके बिना हमारी भाषा अधूरी हो सकती है। आप जानते जैसे शब्द के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटा सा एक मसला दिया, जैसे हमारे शब्द को जैसे व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और एक बार मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे व्याकरण, बहुत सारे विद्यार्थी सवाल करते हैं, सर व्याकरण क्या क्या जरूरत है, व्याकरण क्या क्यों करना, क्या पढ़ना चाहिए, उससे क्या फायदा है। मैं आपको पहले एग्जाम्पल दिया, जैसे बहुत बड़ा इमारत है 10 मंजिला, उसके बगल में एक छोटा सा कंपाउंड होता है 4 फीट का, और उस बड़े से इमारत के सामने छोटा सा एक द्वार होता है, मुख्य द्वार जिसे बोलते हैं। उसको मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जैसे उस बड़े से बंगले में छोटा सा द्वार में एक छोटा सा ताला लगाते हैं, और ताला लगाने के बाद मालिक क्या करता है, आराम से चैन की सांस लेता है। उसको मालूम है कि मेरी इमारत जो है वो सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? वो ताला लगा दिया। 10 मंजिला इमारत की सुरक्षा छोटा सा ताला करता है। ये ताला लगाने से चोरी करने वाला चोर नहीं आता, वो तो छलांग मार के पहले आ जाता। ताला का मतलब क्या है? आदमी को जैसे चैन दे रहा, सुरक्षा दे रहा, उसे उसके मन में बैठ गया। आप जानते जैसे मनुष्य शास्त्र जिसे बोलते हैं, वास्तव में आदमी के मन में एक बार बैठ गया तो बताओ, इतना बड़ा इमारत है जी, 10 मंजिला इमारत है, उसको छोटा सा ताला लगाने की क्या जरूरत है? ताला लगाने से क्या है, वो घर की सुरक्षा कर रहा, उस इमारत की सुरक्षा कर रहा। वैसे व्याकरण भी क्या है, हमारी कितनी भी बड़ी भाषा होने दो, हमारी भाषा की सुरक्षा जैसे व्याकरण करता है। अगर आप व्याकरण को काबू में किए तो आपकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसलिए मैंने छोटा जैसे उस उदाहरण को मैं दोबारा आपके सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि ये संदर्भ में आ गया जिससे तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी, इन चारों शब्दों का आप अगर प्रयोग करते हैं तो शायद आपके शब्दों में तेजी से रफ्तार आ जाती है। मैं एक्चुअली जैसे शब्द विचार ये संक्षिप्त में, जैसे उसके बाद में एक्चुअली विषय, आज का विषय था कारक के ऊपर में जाने वाला था। जैसे कारक विषय मैं शुरू करूंगा। जैसे कारक शब्द जिसे क्या कहते हैं, अब सबसे पहले आपको कारक क्या है आपको समझना पड़ता। कारक, अब कारक को समझने के लिए 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। कारक कैसे कहते हैं, बहुत सारे लोग जैसे एग्जांपल देते हैं, उदाहरण देते हैं, परिभाषा देते हैं। कारक क्या होता है, जैसे ने, को, से, के लिए, आदि, ये सब कारक है। वो कारक नहीं है, वो कारक चिन्ह है। आप जानते हैं कारक चिन्ह और कारक में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का फर्क। ये तो मैं बोलता जैसे शिक्षा, जैसे लिंग बदलो, फटाफट बोल के लिंग बदलो, बस छोटे छोटे कक्षा में क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक के पीछे से दे देते हैं, ग्रंथ में देते हैं, लड़का लिंग बदलिए, लड़की। भाई जैसे लिंग बदलने के कुछ कारण होते हैं, लिंग बदलने के तरीके होते हैं, लिंग बदलने के कुछ फार्मूला होते हैं। उस हिसाब से अगर हम बदलते गए, इसलिए हमारी भाषा, हमारा ज्ञान क्या हो गया, सीमित हो गया। लड़का, लड़की, बस। अगर दूसरा शब्द आया वहां हम लिंग नहीं बदल सकते। आप जैसे बोलिए, जैसे लिंग तो नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको जैसे आगे जैसे उदाहरण के लिए मैं लिंग के बारे में बाद में बात करूंगा। जैसे कारक, जैसे मैं कारक की बात कर रहा था, कारक शब्द, जैसे कारक क्या होता है, ये ने, को, सी जो है वो कारक नहीं है, वो क्या है, कारक चिन्ह है। उन्हें कहते हैं विभक्ति या प्रसर्ग बोलते हैं। ये ने, को, से जो है ना, ये क्या है, एक कारक नहीं है, एक कारक चिन्ह है। और एक चिन्हों को क्या कहते हैं, विभक्ति या प्रसर्ग बोलते हैं, जिसका उपयोग क्यों करना मैं आगे बोलता हूं। आप जानते हैं सबसे पहले तो कारक कैसे कहते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे राम ने रावण को क्या किया, बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। आप जानते हैं जिसमें, या राम ने रावण को बाण से मारा, आप जानते हैं जिससे
और रावण ने क्या किया मालूम है? रावण ने सीता का क्या किया? अपहरण किया। अपहरण किया। आप जानते हैं जिसे राम ने रावण को बाण से मारा, रावण ने सीता का अपहरण किया। ये जो आप वाक्य पढ़े दोनों शुद्ध है, इसमें कोई गलती नहीं है, दोष नहीं है, ये संपूर्ण रूप से शुद्ध है, 100% शुद्ध है। राम ने रावण को बाण से मारा, रावण ने सीता का अपहरण किया। अगर मैं इनमें से जैसे आपने जैसे बताया था ने को और से और ने और का, ये जो है कारक नहीं है, वो कारक चिन्ह बोलते हैं। क्या कहते हैं? ने को से और ने और का। अगर इन चिन्हों का हम वाक्यों में प्रयोग नहीं किए, क्या होता है आपको मालूम है? जैसे आप इसे निकालना नहीं, पढ़ना नहीं, इसे छोड़िए। राम रावण बाण मारा, क्या किया? राम रावण बाण मारा। कौन किसको मारा समझ नहीं आ रहा, या राम रावण को मारा या रावण राम को मारा या राम रावण मिलके हमें मारा। आप जानते हैं राम रावण बाण मारा, कौन किसको मारा समझ नहीं आ रहा। अब उसी समय पर बस मात्र कारक चिन्ह अगर जोड़ दिए, ने को, राम ने रावण को बाण से मारा। उसी प्रकार से अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लिए, दूसरा उदाहरण, रावण ने सीता का अपहरण किया। ये सचमुच में जैसे अगर इन कारक चिन्हों का उपयोग नहीं करते तो शायद वहां पर इस वाक्य का अर्थ ही बदल जाता, जिसका विपरीत अर्थ हो जाता। रावण सीता अपहरण किया। कौन अपहरण किया? सीता अपहरण किया। किसका? रावण का। जैसे शुद्ध को अशुद्ध बना देता है। इसलिए मैंने बताया आपको, जैसे व्याकरण पढ़ना किसी भी भाषा के ऊपर काबू करना। जैसे बोलते हैं घोड़े को खड़ा करने के लिए उसके बाल नहीं पकड़ना, उसके कान नहीं पकड़ना, उसके पैर नहीं पकड़ना, उसके मुंह में लगाम डालना चाहिए। तभी तो घोड़ा, कितना भी बड़ा घोड़ा रहने दो, उसके मुंह में लगाम डाले, अगर बच्चा भी खींचा तो घोड़ा उसी समय तुरंत खड़ा हो जाता है। ये लगाम जैसे व्याकरण क्या है? भाषा का लगाम है। आप जितना अंदर से व्याकरण को जानते हैं उतने ही भाषा पर आप काबू पा सकते हैं, उसका लगाम आपके हाथ में रहेगा। वैसे अगर साइकिल बोलो, मोटरसाइकिल बोलो, बस बोलो, उसके ब्रेक जिससे बोलते हैं। आप जानते हैं साइकिल कितना भी तेज जाने दो, बस कितने भी तेज जाने दो, अगर ब्रेक मारते ही बड़ा सा बड़ा बस उसी जगह पर खड़ा हो जाता है। वैसे ही अगर व्याकरण वो काम करता है जिससे आपकी भाषा को जब चाहे तब खड़ा कर सकता है, जब चाहे तब आपको दौड़ा सकता है। इसलिए जैसे क्या कहते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा और रावण सीता का अपहरण किया। जानते हैं ये उदाहरण हो गई। जिससे आप इस वाक्यों में मैंने जो उदाहरण दिया, राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें कारक क्या है? कौन सा कारक है? आप जानते जैसे ने को से भी नहीं है, फिर कारक है क्या इसमें? आप जानते जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को, ये जो ने कारक चिन्ह है, ये क्या करना मालूम है? एक शब्द, वाक्यों के एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ने का जो समन काम कर रहा, उसको बोलते हैं, समन को ही कारक बोलते हैं। ये समन कौन जोड़ा? ने जोड़ा। ये कारक नहीं, कारक चिन्ह हुआ है। आप जानते हैं जैसे वाक्यों के अन्य शब्दों से जो समन जोड़ने का काम करता है उसे बोलते हैं कारक बोलते हैं। समन जोड़ने का क्रिया जो होता है, प्रक्रिया जिसे बोलते हैं, उसको कारक बोलते हैं। लेकिन जो काम कर रहा है वो कारक नहीं है, कारक चिन्ह या विभक्ति प्रत्यय बोलते हैं। आप जानते फिर आप बोलेंगे विभक्ति प्रत्यय चिन्हों का क्यों प्रयोग करना चाहिए, ने को से क्यों करना चाहिए? आपको बोलो, जैसे आज संसार में आदमी सभी प्राणियों में सबसे सुंदर है, लेकिन फिर भी अपने आप को सुंदर बनाने के लिए आईने के सामने जाकर घंटों ठहरा जाता, आईने के सामने जाकर घंटा ठहरता, क्योंकि सुंदर है वो, लेकिन फिर उससे और सुंदर बनाता। जैसे आप जानते हैं भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने की वजह से जिसमें नमक मिर्च होना जरूरी होता है। अगर नमक नहीं डाले तो भोजन का स्वाद ही चला जाता है। जैसे भोजन में रस आते हैं, स्वाद बोलते हैं, रस बोलते हैं, समझ के आप जानते हैं, जैसे खट्टा मीठा तीखा कड़वा फीका जो कुछ भी है ये रस है, ये विषय नहीं, रस है। वैसे जैसे क्या कहते हैं, जैसे साहित्य को मीठा नहीं बना सकते, खट्टा नहीं बना सकते, साहित्य क्या बना सकते हैं आप मालूम है? जिससे शुद्ध स्वरूप दे सकते हैं, उसे क्या करते हैं? शुद्ध स्वरूप देने का काम नेको से करते हैं। आप जानते हैं वाक्यों के अन्य शब्दों समझ गए ना, व्याकरण को वाक्यों में समझ गए ना। जैसे वाक्यों के विशेष रूप रचना के लिए, वाक्यों के विशेष रूप रचना के लिए नेको से आदि कारक चिन्हों का जो प्रयोग करते हैं, आप जानते हैं उन्हें कहते हैं विभक्ति या प्रत्यय बोलते हैं। आप समझ गए ना, जैसे चिन्ह क्या करें, जैसे वाक्यों की विशेष रूप रचना के लिए, वाक्यों को शुद्ध बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए इन कारक चिन्हों का प्रयोग किए जाते हैं। उन कारक चिन्हों की विभक्ति या प्रत्यय बोलते हैं। आप जानते हैं, आप जैसे ये हो गया, जैसे छोटा सा एग्जांपल, कारक किसे कहते हैं? सब आप जानते हैं, जैसे वाक्यों के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने का जो काम करते हैं नेको से आदि, उस प्रक्रिया को कारक बोलते हैं। और जो कारक संबंध जोड़ रहे चिन्ह उन्हें बोलते हैं विभक्ति या प्रत्यय। आप जान रहे हैं। उसके बाद जैसे कारक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा विषय है, जिसमें बोर्ड परीक्षा में 12वीं हो
या 11वीं हो, कोई भी बोर्ड परीक्षा में 4 अंक आ जाते हैं, जिसमें ये 8 प्रकार को अगर परफेक्ट रूप से आप पढ़े, संपूर्ण रूप से जान लिए, तो शायद आपको 4 अंक को बोर्ड परीक्षा में आपको दे सकता है 100%। ये व्याकरण ऐसा होता है, ये गणित का बाप जैसा है। जैसे गणित में संपूर्ण रूप से आप किए तो उसमें मार्क्स आधा एक तो मिलता है, लेकिन व्याकरण में आप करेक्ट लिखे तो सही लिखे तो सही मार्क्स मिलते हैं, गलत लिखे तो आधा विधा नहीं मिलता, आए तो पूरा गए तो पूरा। व्याकरण ऐसा है जिसमें आप एक व्याकरण लिखे, वाक्य लिखे, दिए तो 1 अंक देना, नहीं तो नहीं देना। ये लेकर पूरा जाता है, ले लेकर पूरा आता है, इसलिए एक गणित से भी बढ़कर व्याकरण है। आप जानते हैं इसे, इसलिए बोलते हैं जैसे व्याकरण का ही कुछ खंड है, बोलते हैं जिसे सबसे बड़ा तो संसार में कौन सा, पाणिनि द्वारा रचा गया एक व्याकरण ग्रंथ, पाणिनि व्याकरण। आप जानते हैं उसके बाद ये सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ उसके साहित्य जितने भी है वो विभाजित हो गए। तो सबसे बड़ा तो क्या कहते हैं, जैसे व्याकरण है, पाणिनि द्वारा जैसे उसके खंडित होने के बाद सभी विषयों को अलग अलग किया गया। आजाद जैसे कारक के कितने प्रकार है, 8 प्रकार है। कौन से हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगा, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अधिकरण, अपदान, संबंध और संबोधन। ये 8 प्रकार को आप ध्यान से सुने, ध्यान से लिखे या ध्यान देकर उसे समझ गए, तो शायद आपको जिंदगी भर आप किसी भी बोर्ड परीक्षा में जाइए, आपको 4 अंक देने से ये बाज नहीं आता। गारंटी 100% मैं गारंटी देता हूं, जिसमें विश्वास दिलाता हूं। कारक चिन्ह को अगर आप समझ गए तो 12वीं बोर्ड परीक्षा में या 11वीं बोर्ड परीक्षा में आपको 4 अंक किसी भी हालत में इसी विषय से आएंगे। 8 प्रकार को अच्छी तरह समझिए, 8 प्रकार के ऊपर ध्यान दीजिए, आपके 4 अंक आपके जेब में। आप जानते हैं इसमें 4 अंक ऐसे 8 प्रकार को सबसे पहले बताया कि जैसे क्या कहते हैं 8 प्रकार उसके मैं लिखता हूं, उसके बाद चलते हैं एक एक प्रकार की तरफ। सबसे पहले तो मैं कारक लिखूंगा, फिर उसके बाद उसके 8 प्रकार। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, संबोधन। ये 8 प्रकार अगर ध्यान में रखिए आप, कर्ता कारक, मैंने कारक नहीं लिखा उनके पास में, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। इन 8 प्रकार के ऊपर अगर ध्यान गौर देकर आप ध्यान दिए या विषय को समझ गए, तो आपको बोर्ड परीक्षा में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लिखने की आवश्यकता, गारंटी आपको 4 अंक इस विषय से आपको मिलेंगे। कारक से 100% 100% मैं आपको गारंटी देता हूं, जिसमें आपको किसी भी बोर्ड परीक्षा में 4 अंक आने वाले, ये पक्का लिखकर रखिए। आगे सबसे पहले कर्ता कारक, कर्म कारक, कारक को आप समझ गए, कारक की परिभाषा, कारक का एग्जांपल, उदाहरण जो दिया, और कारक के 8 प्रकार मैंने लिखा जैसे। उसके बाद जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, कारक को समझने के लिए आपको और एक काम करना पड़ेगा। वो कौन सा काम करना पड़ेगा, जैसे आपको जैसे क्रिया को समझना पड़ता, क्रिया। आप जानते इसमें 3 बातें ध्यान में रखिए, जैसे जिसमें एक कारक को समझने के लिए आपको 3 कौन सी बातें हैं महत्वपूर्ण, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया। ये 3 बातें जब तक आपके समझ में नहीं आता, कारक समझ में आने वाला नहीं। आप जानते इससे कर्ता, कर्म और क्रिया। आपको लग रहा होगा कि इन तीनों बातों में, जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों में आप एक को अच्छी तरह से समझते हैं। वो कौन सा, क्रिया। क्रिया बोले तो क्या, काम करना, बोलेंगे ना, क्या क्रिया बोले तो काम करना, सर काम करना। क्या काम करते हैं, जंगल में जाके पेड़ काटते हैं या पेड़ों को काटते हैं या पर्वत पहाड़ी को उठाते हैं, खोदते हैं, क्या करेंगे, काम बोले तो क्या। आप जानते हैं काम करना बोले तो खेत में जाके हल चलाना या कुआं खोदना या पहाड़ी खोदना, पेड़ काटना, ऐसे काम नहीं मिलते, वो तो काम है, लेकिन छोटे छोटे काम भी बहुत सारे मैं आपको याद दिलाता हूं। आप जानते हैं इससे हम सब एक दूसरे के साथ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम कितने काम कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे उदाहरण देता हूं। काम वो होता है, जैसे आप बैठे हैं वो भी काम है, खड़े हैं वो भी काम है, आप देख रहे हैं वो भी काम है, सुन रहे हैं वो भी काम है, जो सूंघ रहे हैं वो भी काम है। आप जानते हैं इससे, या सुनते सुनते कहीं खुजली कर रहे हैं ना, ऐसा ये खुजली करना भी काम ही है। और कभी कभी बोलते हैं, घर में बहुत सारे लोग डांटते हैं बच्चों को। कुछ बच्चे होते हैं, बच्चे या बड़े हो, कोई भी हो, दिन भर कभी भी देखो सोते रहता, उनको समझाइए सोना भी काम ही है। चलते चलते आदमी मार्केट में नहीं सोता, सोने के लिए भी काम करना पड़ता है, वो सोना भी क्रिया है।
लेकिन वो क्रिया करना नहीं। मैं आपको बता दिया काम बोले तो क्या, आप जानते हैं, जैसे कि ये सामान्य रूप से हो गया। उसके अलावा विद्यार्थी के जीवन में पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, पीना खाना सब कुछ चलता है। आप जानते हैं, जैसे खाना पीना चलना दौड़ना, आप जान रहे सोना बैठना, बैठना भी काम ही है, चुप नहीं बैठता, धाड़ बोल के जाता आदमी। इसलिए क्या करना पड़ता, अपने शरीर को संभाल कर अच्छी तरह से बैठना पड़ता, बैठने का भी काम ही है। आप जानते हैं, जैसे वास्तव में कितने काम कर रहे हैं, हम आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, बात कर रहे हैं, या खामोश बैठे हैं, खामोश बैठने की बात है। आप जानते जैसे आप चुप बैठे मैं बात कर रहा हूं, आप चुप बैठे वो भी काम है, मैं बात कर रहा हूं वो भी काम है। एक क्रिया विशेष हो गया, विषय क्या हो गया, क्लियर हो गया, जैसे स्पष्ट हो गया। क्रिया बोले तो एक समझ में आया, क्योंकि आप भी पढ़े थे, आपको भी समझ में आता था, इसलिए मैंने और दूसरा एग्जांपल ज्यादा दिया उदाहरण कि क्रिया बोले तो क्या, क्रिया बोले तो सब कुछ हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, मारना भी काम है और मार खाना भी काम ही है। मार खाना सबको नहीं आता, देखो जैसे क्या कहते हैं, मार खाना सबको आता नहीं आता, मारना भी काम ही है। हाथ बांध के जैसे पीछे हाथ बांधे तो मार बोले तो नहीं होता, मारना भी मेहनत करना पड़ता, वो भी एक क्रिया ही हुआ। और मार खाना भी अपने शरीर को सिकुड़ कर ठहरना पड़ता, नहीं तो सामने छाती टेक कर नहीं ठहर सकते, मार बोले तो नहीं चलता। मारते समय पिताजी झुकना पड़ता तो मार का दबाव जो है कम गिरता, और आकड़ के ठहरे तो गाल पे गिरता। आप जानते इससे मारना मार खाना ये सब कुछ क्रिया में आ जाता, ये ठीक हो गया बात जैसे। लेकिन कर्म क्या है ये मालूम ना, अब क्रिया के बाद सीधे कर्ता की तरफ चाहिए। कर्ता, कर्ता क्या है, अब क्रिया तो समझ में आया, या पेड़ काटना बोलो, फल तोड़ना बोलो, खाना बोलो, पीना बोलो, कुछ भी बोलो, क्रिया हो गया, लिखना पढ़ना जो कुछ हो गया। कर्ता क्या है, ये कर्ता उसे कहते हैं व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से मैंने बता रहा हूं कर्ता किसे बोलते हैं व्याकरण के रूप में, जो काम करने वाला होता है उसे कर्ता बोलते हैं। जैसे मैं व्याकरण पढ़ रहा हूं, मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूं, आप जानते जैसे इसी बात को मैं बोलचाल की भाषा को उदाहरण के रूप में मैं लेती रहता हूं। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, व्याकरण पढ़ा रहा हूं, समझ में आया। आप जानते जैसे मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूं, अब जिसमें पढ़ना मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पहले, पढ़ना पढ़ाना क्या हुआ, क्रिया हुआ, लेकिन ये जो मैं शब्द है, ये मैं शब्द क्या हुआ, कर्ता। आप जानते जैसे मैं कर्ता, पढ़ना क्रिया हुआ, लेकिन कर्ता और क्रिया के बीच में जो शब्दांश आता है, शब्द कर्ता और क्रिया के बीच में जो शब्द है उसे बोलते हैं कर्म। आप जैसे ये कर्ता और कर्म कैसे है, दोनों भी, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू। जब सिक्का आप उड़ाएंगे हवा में 100% 100% वो चित्त गिरेगा या पट गिरेगा। फिर आप बोलते होंगे मजाक के लिए, सर खड़ी ठहरे तो क्या करना, सिक्का अगर खड़ी ठहरा तो क्या करना, और ही बोल उड़ाएंगे। फिर आप बोलेंगे और खड़ा तो कैसे, ऐसे जिंदगी भर नहीं चलता। जब चलता है दोनों के बीच में मुकाबला, एक को हारना जरूरी होता है। आप ऐसे बोल रहे तो नहीं चलता कि सिक्का हर बार ऐसे खड़ी बैठे तो क्या करना सर, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब दोनों भारतीय जब युद्ध करते हैं तो दोनों में निश्चय एक ही हार हो सकती है। लेकिन जैसे सिक्का उड़ा दिए तो शायद चित्त या पट 100% वो गिरना है। वैसे कर्ता और कर्म क्या है, एक सिक्के के दो पहलू, जैसे एक चित्त या पट दोनों से 100%, जिसमें कर्ता और कर्म। आप जानते जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, फिर मैं बोलूंगा जैसे मैं पी रहा हूं, फिर आप सब लोग हंस पड़ेंगे, क्या पी रहे सर, मैं पी रहा हूं, मतलब समझ गए ना। ऐसे संसार में बहुत सारे लोग होते हैं उसका विपरीत अर्थ निकालते हैं, उसका द्विश रूप से अर्थ निकालते हैं। मैं पी रहा हूं बोले तो थोड़े लोग हंसते हैं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। आप जानते इससे मैं पी रहा हूं बोले तो पानी, दूध, चाय बोलो, समझ गए ना। आप जानते इससे मैं पी रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं पीने का समझ गया ना क्या कहते हैं, जब कर्ता कारक उसे कहते हैं, मैं कारक की तरफ आ रहा हूं, आप ये समझ गए, कर्ता कर्म और क्रिया। जब कर्ता कर्म क्रिया के बीच में जो शब्द आता उसको ही बोलते हैं कर्म बोलते हैं। इसकी समझ जैसे मैं कर्ता हुआ, व्याकरण कर्म हुआ, और पढ़ाने का क्रिया हुआ। आप कोई भी शब्द जैसे ध्यान में रखिए, हिंदी वाक्य शुद्ध बनाने के लिए 3 बातें ध्यान में रखना, कर्ता कर्म क्रिया, ये तीनों एक ही बात देखा गए तो हिंदी का शुद्ध स्वरूप व शुद्ध वाक्य वहां उत्पत्ति हो सकता है। ध्यान में रखिए, सबसे पहले कर्ता कर्म और क्रिया। फिर कुछ लोग बोलते हैं घर में क्या बोलते हैं, जैसे क्या कहते हैं, जैसे पानी का गिलास दो, पानी का गिलास दो, समझ गए ना, ये पानी कर्म हुआ ना। आप जानते वास्तव में कैसे कहते हैं, उल्टा उल्टा बोलते रहते हैं, लेकिन उस बोलचाल की भाषा है, बोलचाल की भाषा अलग, लिखने की भाषा अलग। घर में बोलते हैं रोटी का टुकड़ा दो, रोटी का कटोरा, तो क्या ना, क्या क्या बोलते हैं, रोटी का कटोरा जो बोलते हैं, रोटी का टोकरा। रोटी का टोकरा संसार में कहीं भी नहीं है, बोलचाल की भाषा हुआ। रोटी का टोकरा होता है क्या, वो बोलते कुछ तो बोलते हैं दूध का गिलास लो, दूध का गिलास देखिए आपने संसार में, ये बोलचाल की भाषा। गिलास दूध का नहीं है जी, गिलास में दूध भरा हुआ है।
आप देखो जैसे चाय का गिलास वो बोलते हैं, होटल में जाओ, कहीं भी किसी भी देश में जाओ, कहीं पर भी जाओ, किसी भी कोने में जाओ, चाय का गिलास वो बोलते हैं। चाय का गिलास संसार में कहीं मिलता है? आप ध्यान से गौर कीजिए शब्दों पर। आप जानते हैं चाय का गिलास मिलता है क्या संसार में? नहीं मिलता। किसका गिलास है वो? कांच का गिलास है। उस कांच के गिलास में चाय डाला गया, चाय से कप कांच नहीं बनाया गया। दो बोलते जैसे ऐसे हुआ, जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे वार्षिक परीक्षा में 2019 की वार्षिक परीक्षा में यही क्वेश्चन आया था। यही मैं आपको जैसे द्विरूप से बता रहा हूं। जैसे क्या कहते हैं, दूध का गिलास दीजिए, समझे ना? दूध का गिलास संसार में कहीं नहीं होता, दूध से भरा हुआ गिलास होता, दूध से नहीं बना होता। आप जानते वास्तव में इसलिए क्या कहते हैं, वाक्य को शुद्ध रूप देने के लिए बोलचाल की भाषा चलता है, घर में कुछ बोलते हैं। आप जानते जैसे रोटी का टोकरा जो बोलते हैं, रोटी का टोकरा होता है, रोटी से टोकरा नहीं बनाया जाता, लकड़ी से टोकरा बनाया जाता, टोकरे में रोटी रखा जाता, समझे ना? रोटी से भरी हुई टोकरी दो वो ठीक है, रोटी से टोकरे के अंदर रोटी का टोकरा दो बोलो तो। आप जैसे पानी का घड़ा जो बोलते हैं, पानी का घड़ा बनता है क्या? अरे वो तो धातु से बना हुआ है, पीतल से बना हुआ है, कपड़ा जैसे तांबा से बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है, आप जानते जैसे, या और अन्य चीजों से, मिट्टी से बना हुआ मटका है। आप जानते पानी से थोड़ी घड़ा बनता है, पानी का घड़ा जो बोलते हैं, पानी का घड़ा नहीं होता, वो घड़े में पानी होता है। आप जानते हैं व्याकरण इसको बोलते हैं। व्याकरण को अच्छे से समझिए, व्याकरण को शुद्ध रूप देने के लिए इन सभी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जैसे क्या कहते हैं, हिंदी का शुद्ध वाक्य बनाने के लिए लिखित रूप में, बोलचाल की भाषा की बात नहीं करूंगा, बोलचाल आप कैसे भी करो, समझते हैं, बोलने की भी जरूरत नहीं है। कुछ देशों में कहीं पर जाइए आप, जहाँ अनजान व्यक्ति होता है तो आप उसके सामने इशारा कीजिए, आप ऐसे कीजिए आपको पानी मिलता है, ऐसे कीजिए पानी मिलता है, ऐसे कीजिए खाना मिलता है। ये बोलचाल की भाषा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लिखित भाषा की बात कर रहा है। जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया, ये हिंदी का शुद्ध रूप देने का एकमात्र तरीका। आप जानते हैं, आप जैसे लिखने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। ऐसे बहुत सारे गूंगे लोग संसार में जी रहे हैं जो केवल मात्र इशारों से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इशारों से जिंदगी जीने वाले भी संसार में, लेकिन उसे लिखित रूप नहीं कहते। लिखित रूप की भाषा अलग होती है, जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, ये हिंदी का शुद्ध स्वरूप देने के लिए। अब इसी में मैं दोनों को ले लिया, कर्ता और कर्म दोनों आ गए। मैं इसलिए बताया कि एक सिक्के के दो पहलू, कर्ता कारक और कर्म कारक। जिसमें कर्म नहीं होता उसे कर्ता बोलते हैं, जिसमें कर्म होता है उसे कर्म कारक बोलते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं यही पढ़ देता हूं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, बस मैं पढ़ रहा हूं। जब क्या होता है परिभाषा कर्ता का, कोई भी शब्द, संज्ञा या सर्वनाम का वो शब्द क्रिया का सीधा फल कर्ता पर गिरता, संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जो क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर गिरता, उसे कर्ता कारक बोलते हैं। जब क्रिया का फल कर्ता पर न गिरकर कर्म के बाद कर्ता पर जाता, समझ गए? जैसे मैं पढ़ रहा था, लेकिन अब मैं व्याकरण पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ रहा था सीधा किसका, ये क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से जोड़ा गया, उसे बोलते हैं कर्ता कारक। अब यहाँ पर सीधा संबंध क्रिया से न जोड़कर कर्म से जोड़ा। मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूं, पहले मैं जोर से बोला मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्रिया कर्ता किससे जोड़ा, क्रिया से जोड़ा। लेकिन अब मुझे क्या बोलना पड़ रहा, मैं व्याकरण पढ़ रहा हूं। ऐसे समय पर एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे हजारों उदाहरण आप देख सकते हैं। कारक को समझ गए तो 1000 से ज्यादा आप उदाहरण दे सकते हैं। इसलिए बोलते हैं जैसे क्रिया, कर्म, कर्ता। अब जानते हैं, फिर उसके बाद जैसे दोनों आ गए। सबसे पहले जिसमें कर्म होता है उसे कर्म कारक बोलते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता उसे कर्ता कारक बोलते हैं। उसके बाद जैसे कर्म कारक, जैसे ऐसे उदाहरण बहुत सारे आप भी बोल सकते हैं। मैं पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहा था बोले तो कर्ता कारक हो गया, मैं किताब पढ़ रहा था कर्म कारक हो गया। आप जानते जैसे मैं लिख रहा था, मैं कलम से लिख रहा था, मैं लिख रहा था, मैं पत्र लिख रहा था। आप जानते जैसा मैं लिख रहा था कर्ता कारक, मैं पत्र लिख रहा था कर्म कारक। जिसमें कर्म होता है उसे कर्म कारक बोलते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता उसे कर्ता कारक बोलते हैं। और तीसरी बात, जैसे कर्ता कर्म के बाद मैं सीधे करण कारक की तरफ चलता हूं। जैसे करण कारक क्या कहता है, जैसे संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप, जब कर्ता समझ के ना, कर्ता बोलते ही आपके समझ में आना चाहिए कि कर्ता बोलते ही काम करने वाला, कोई भी हो, मैं हूं और कोई हूं। कर्ता बोलते ही कर्ता का मूल स्वरूप क्या है, काम करने वाला। अगर जैसे कर्ता उसे कहते हैं, जैसे समझ के ना, काम करने वाले को कर्ता। संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जब कर्ता किसी भी साधन, हथियार, औजार, तीन बातें मैं बता रहा हूं, 1 2 3। कर्ता जब किसी साधन, हथियार, औजार, समझ गया? तीन बातों को ध्यान में रखिए। करण कारक की बात कर रहा हूं, जैसे करण कारक जब कर्ता किसी भी साधन, हथियार, औजार, इन आदि द्वारा जब क्रिया करता है उसे बोलते हैं करण कारक। आनंद जैसे वास्तव में करण कारक किसे बोलते हैं, जब कर्ता किसी भी साधन, हथियार, औजार, तो ना, ये तीनों के द्वारा जब क्रिया करता है उसे बोलते हैं करण कारक। जैसे इस समय के वास्तव में आप उदाहरण के लिए कैसे होना चाहिए, आप जैसे मैंने लिखा था इससे पहले, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। ये बाण क्या हुआ,
किससे मारा? बाण से मारा। बाण क्या हुआ? हथियार। आप जानते ना, जैसे बाण की जगह बंदूक रखी, तलवार रखी, सोगे ना। अन्य उदाहरण दे सकते हैं आप, सोगे ना। आप वास्तव में जैसे प्राचीन समय में राजा महाराजाओं ने तलवार से युद्ध करते थे, तलवार से मारपीट करते थे, तलवार हथियार हुआ। आप जानते ना। फिर उसके बाद जैसे क्या कहते हैं, साधन मैंने बताया। साधन, साधन बोले तो जैसे विद्यार्थी बस के द्वारा निकल गए, बस से निकल गए, बस समझ गए ना। गांधी जी ट्रेन से चले गए, गांधी जी रेल से उतर गए, समझ गए ना। गांधी जी क्या है? ट्रेन से चले गए। एक ट्रेन, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल, जो कुछ भी है ये साधन। हवाई जहाज पकड़ो और कोई जहाज पकड़ो, समझ गए ना। आप जानते हैं जब व्यक्ति किसी साधन के द्वारा जब यात्रा करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, आप जानते हैं उसे कहते हैं साधन। आप जानते हैं करण कारक का सबसे पहले मैं हथियार का उदाहरण दिया। आप जानते हैं जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, बाण। आप दूसरा क्या? गांधी जी रेल से द्वारा चले गए, रेल साधन हुआ। औजार, अब औजार क्या है? तीसरी बात मैंने पहले बताया था, हथियार, साधन, औजार। हथियार बोले तो राम बाण से मार दिए, साधन बोले तो गांधी जी रेल से निकल गए। अब औजार क्या है? औजार उसे बोलते हैं एक व्यक्ति दूसरे के लिए तीसरे का प्रयोग करता है। इस बात पे ध्यान दीजिए आप जानते हैं जैसे एक व्यक्ति किसी भी रूप को दूसरे के लिए तीसरे का प्रयोग करता है। आप जानते हैं जैसे, या दूसरे के लिए तीसरे का प्रयोग करता है। आप जानते हैं जैसे लोहार ने लोहे को हथौड़े से मारा, लोहार पहला, लोहा दूसरा, सोगे ना। तीसरे का प्रयोग किया, किससे? हथौड़े से मारा। लोहार हाथ से नहीं मारा लोहे को। आप जानते हैं जब लोहा गर्म करके तपकर रहता है ना, उसे हाथ से नहीं मारता, वो किससे मारता हो? हथौड़े से मारता हो। लोहार ने लोहे को हथौड़े से मारा। साधन, गुरुजी विद्यार्थियों को छड़ी से मारे, समझे ना। विद्यार्थी को मारने के लिए किसका प्रयोग करें? छड़ी का प्रयोग करें। कौन? गुरुजी। एक व्यक्ति, समझ गए ना, दूसरे व्यक्ति के लिए तीसरे का जब प्रयोग करता है उसे बोलते हैं औजार। आप बोल सकते हैं जैसे मैं कलम से लिख रहा हूं, मैं चॉपिस से लिख रहा हूं। आप जानते ना, मैं चॉप से या कलम से लिख रहा हूं, उसे बोलते हैं जैसे औजार बोलते हैं, समझ गए ना। वास्तव में जैसे औजार बोलते ही औजार हो गया। आप जानते हैं जैसे करण कारक हो गया। अब संप्रदान कारक, आप जानते हैं वास्तव में संप्रदान कारक को जानने से पहले वास्तव में ये तीन बातों को मैं ध्यान में रखूंगा। जिससे फिर से एक बार मैं पुनः करूंगा, जैसे कारक किसे कहते हैं, कारक का उदाहरण और उसके कितने प्रकार है, जैसे शब्द विचार मैंने पढ़ाया उसे थोड़ा संक्षेप में बोल के जैसे आज का विषय देखेंगे। सबसे पहले ध्यान में रखिए, मैंने शब्द विचार लिया आपका पुख्ता मजबूत करने के लिए। जिस पुख्ता जब आपका जब तलहटी या जैसे पुख्ता मजबूत होगा तो उसके ऊपर आप मंजिलें बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई खतरा नहीं हो सकता। पुख्ता मजबूत होना चाहिए, इसलिए मैंने शब्द विचार का थोड़ा सा परिचय दिया आपको। शब्द किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के स्वातंत्र स्वम को शब्द बोलते हैं। जैसे क्या कहते हैं, जैसे आज समय बस यहीं पर वास्तव में कारक का और उसके 3 प्रकार, 8 प्रकार में से 3 प्रकार मैंने बता दिए। ये पहला भाग रहा कारक का, आपने साथ दिया, अच्छा लगा हमें। जैसे दूसरा भाग अगले उपन्यास में मैं कारक के अन्य 5 प्रकार हैं, उन्हें मैं विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, आप सुरक्षित रहिए, देश को सुरक्षित रखिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।